Hello students, so welcome to this particular revision session on the YouTube channel. Students, मैंने वैसे आप लोगों को का 5 लेक्चर जो था, जो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में मैंने इसको रिविजन लेक्चर्स दे दिए थे ग्रैंड सेशन के नाम से, तो वो प्राइमरी काफ़ी स्टूडेंट्स प्राइमरी ने डिमांड किया था कि ऑल्सो पुट अक्रॉस दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स इन द यूट्यूब चैनल ऑल्सो. तो लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फरमाइश की थी तो ये यूट्यूब चैनल में मैं ये चीज़ अब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. साथ में स्टूडेंट्स आपको ये भी कहूँगा कि मेरे कुछ देखो, रिवीजन के साथ साथ जो जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं, आपको अगर इसको इफेक्टिव बनाना है, जो हम लोग ये 30-35 आवर्स का जो हम लोग रिविजन करते हैं, इसको आप इफेक्टिव अगर आप बनाओगे ना, तो एक चीज़ मैंडेटरी जो मैं कह रहा हूँ, अभी आप नोटिस करो स्टूडेंट्स, मेरा एक MCQ सेशन चल रहा है. MCQ सेशन चालू है. MCQ प्राइमरी 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक हम लोग MCQ कर रहे हैं. जो लोग लाइव कर पा रहे हैं प्लीज लाइव कर ले. जो लोग ऑफलाइन में जाना चाहते हैं वो ऑफलाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन गुजारिश होगी कि आप लाइव करें. लेकिन नहीं बाई चांस करते हो, क्योंकि बाई चांस अब ये यूट्यूब में वीडियो आप लोग बाद में बहुत करते होंगे, वॉट एवर इट बी. सो स्टूडेंट्स, पॉइंट ये है कि ऑल ऑफ यू शुड एंश्योर ऑन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज अबाउट दिस, दैट इसको आप सप्लीमेंट जरूर करें विदाउट फेल विद द MCQ सेशंस, जो अभी मेरा अनअकैडमी में भी चल रहा है. ठीक है, वो फ्री लेक्चर्स हैं. 10 MCQ. अब इसको मैंने क्या किया मैं, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज एंड MCQ. बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन. प्राइमरी आपको ये MCQs और इसके इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आपको मिल जाएंगे. प्लीज आप विदाउट फेल वो करना. आपको स्टूडेंट्स फिर ICI के जो लेटेस्ट जो होंगे ना, इंटीग्रेट जो उन्होंने केस स्टडी का फाइल अभी भी फिलहाल में बनाया, वो आपको रेफर करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी. हम लोगों ने सोल्यूशन वीडियो उसको एक्सप्लेन किया है, तो काफ़ी अच्छा इसका एग्जॉस्टिव कवरेज है. इसके अलावा आप इसको फिर सप्लीमेंट करेंगे किसके साथ, 9 MTPs, जिसका हर स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार रहता है. 9 MTP स्टूडेंट्स. तो 9 MTPs इस बार भी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में भी किया था, MTPs का जो सीजन था हमारा 7 MTPs था वहां पे, यहाँ पे 9 MTPs कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. तो आप इतना कर लें, 9 MTPs फॉलोड अप विद दिस पर्टिकुलर MCQ सेशंस. जो 10 MCQ सेशंस है, ये दोनों का अच्छा एक ब्लेंड बना लीजिए, एंड दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, आप पूरी तरह से तैयार हो फॉर योर May 21 अटेम्प्ट को कंसिडर करने के लिए. जो स्टूडेंट्स के लिए ये पहली क्लास है, मतलब ये शायद उन्होंने वो इधर अनअकैडमी के उसमें देखा नहीं होगा, तो आप कंटिन्यू करते रहो इसमें से प्राइमरी, फिर वो बाद में मैं इसको कवर अप करवा दूंगा. डोंट वरी अबाउट दिस वन, क्योंकि ये सारे सेशंस जो है 30 से 35 घंटे तक के मैं यूट्यूब में डालता हूँ, हर साल डालता हूँ. इस बार भी आप लोगों के समक्ष लाया जा रहा है. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग सर ये सेशन कब तक चलेगा, तो फिर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मेरी व्यस्तता भी आपके MCQ को लेकर भी है, लेकिन फिर भी मैंने कमिटमेंट दी है स्टूडेंट्स को कि ये मार्च एंड तक ये पूरी रिवीजन लेक्चर्स आप लोगों को ये मिल जाएगी. तो आप लोग अल्टीमेटली बने रहिएगा. अब आज जो चालू करेंगे स्टूडेंट्स, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन से शुरुआत होगी खेल. नॉन रेसिडेंट, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग, उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग होगा, फिर असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स, पेनाल्टी, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, वो होगा. फिर उसके बाद TDS, TCS, मैट, ये सारे टॉपिक को मैं कंसिडर करूंगा. आप लोग सब PGVP क्यों नहीं, PGVP मैंने बोला ना, पहले 5 सेशन मैंने कर लिया है, उसको मैं एंड में करूंगा फिर, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो देख लिया है, उसके उनके लिए डिप्लीकेशन हो जाएगा. तो वो जो मैंने कर लिया है वो मैं यूट्यूब में एंड में करवा दूंगा. ठीक है ना. तो ये पूरी फ्लो बन जाएगी स्टूडेंट्स, और बहुत ही क्रिटिकली ये चीज़ हो जाएगा. स्टूडेंट्स, आप लोग से एक बस ये होगा कि ये जो चार्ट आपको रखना होगा फॉर द पर्पज ऑफ योर रिविजन, क्योंकि ये चार्ट 151 चार्ट्स आप देख सकते हो ये चार्ट. और आप लोगों को एक टेलीफोन नंबर, अगर किसको फिजिकल कॉपी दी के लिए करना है तो भारत लॉ हाउस से भी मंगा सकता है, या फिर एक नंबर आपको दिया गया था लेक्चर के पहले, उससे वो क्या करे, ऑर्डर कर ले. पूरा चीज स्टूडेंट्स कवर्ड है इसके अंदर, बेहतरीन. अल्टीमेटली पूरा सिलेबस कवर्ड है 151 चार्ट्स में. ये इतने साइज की किताब बनती है, इसको हमने बुक फॉर्म में बनाया है. और फिर उसके बाद सेकेंडली इसके अंदर आपको केस लॉ सारे मिल जाएंगे, और मोर इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, आपको इसमें चुनिंदे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ये चार्ट पूरा बनाया गया, बहुत बेहतरीन, एंड द रिव्यू इज ऑसम. सो एंश्योर टू ग्रैब दिस थिंग, बिकॉज सारे रिविजन स्टूडेंट्स इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं आज. अच्छा, अब बोलो सर ये तो काफ़ी छोटा दिख ही नहीं रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये किताब काफ़ी बड़ी ऐसी आती है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी किताब है,
किताब है, ये कोई लूज शीट नहीं है, दिस इज अ बुकलेट फॉर्म जो कि ये है, तो इट्स अ चार्ट बुक। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चालू करेंगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। तो एक बार इंडेक्स देख लूं कि कौन सा पेज होगा। सो द पेज फॉर दैट इज फॉर दी पेज नंबर 124 स्टूडेंट्स, 124। तो आइए स्टूडेंट्स 124 की तरफ बढ़ा जाए, ऑल ऑफ यू। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन देख रहे हो आप लोग? आप लोग ये सर इसको थोड़ा जूम कीजिए, कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जानता हूँ जूम हो जाएगी, आप लोग चिंता ना करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप नोटिस करना एक चीज को लेके, ऑल ऑफ यू विल जस्ट पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेरी केयरफुली इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एनआर में पूरा स्कोप दिया गया है कि पहला जो है होगा ये रेसिडेंशियल स्टेटस का है। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ओवर हियर विच हैज बीन गिवन टू यू इज अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर इसके बाद स्कोप आ रहा है, फिर आपके पास इनकम डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया, ये सेक्शन 9 के लिए। फिर आपका एनआर टैक्सेशन है एंड द टीडीएस प्रोविजन। ये पूरी फ्लो स्टूडेंट्स आपको स्टार्टिंग में ही इसके सब टॉपिक का सीक्वेंस मैंने बना के दे दिया है। अब हम लोग चलेंगे एक एक करके क्विकली सारे चीज को देखते हुए। स्टूडेंट रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा। आप लोग सर क्यों कराओगे कि नहीं कराओगे? बिल्कुल कराओगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर अमेंडमेंट है और मैंने अमेंडमेंट बहुत बार इसको रिपीट कर लिया है। तो मैं यहां पर अभी मैं चालू करूंगा विद सेक्शन नंबर 9 से करूंगा, और जो अगली क्लास होगी ना, अगली क्लास में मैं आपको अल्टीमेटली एनआर का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको करवा दूंगा जो कि अमेंडमेंट के साथ होगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम लोग 9 में चलते हैं। 9 जो है स्टूडेंट काफी क्रिटिकल, आपको पता ही है नॉन रेसिडेंट के लिए सेक्शन 9 बहुत ही क्रिटिकल है यहाँ पे। और इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स बी केयरफुल, इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट सेक्शन 9 के तहत क्या हो जाता है बता दो जल्दी से। एज पर सेक्शन 9 व्हाट हैपन स्टूडेंट्स इज दिस, आपको पता होगा ये चीज। 9 के बेसिस पे अगर आप खेलोगे स्टूडेंट्स तो फिर बताओ क्या होगा। इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया की जा रही है, इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाती है। और नॉन रेसिडेंट के लिए तो आपको पता ही है कि इसके जो स्कोप के अंदर दो इनकम कंसिडर किया जाता है, वो दो इनकम है, इनकम विच इज डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया एंड द इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये दो कैटेगरी ऑफ इनकम है एनआर का, जो कि क्या है इस एक्ट में टैक्स किया जाता है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द इनकम विच इज अक्रूड और डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया। इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 लेट डाउन 9 क्लॉजेस है, 8 क्लॉजेस है स्टूडेंट्स, 911 912 3, इस तरीके से टोटल 8 क्लॉजेस हैं उसके, जिसमें इनकम को डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया माना गया है। लेट्स लुक अपॉन ईच एंड एवरी क्लॉज क्विकली। पहले क्लॉज में अंदर देखो स्टूडेंट्स क्या आता है 911 में। 911 में यहाँ पे फोकस है स्टूडेंट्स, देखो इस पे इनकम बोला गया है कि वो इनकम कब माना जाएगा एज अ डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया। अच्छा, बहुत मजेदार बात स्टूडेंट्स ये है कि 911 में ये नहीं बताया गया है, ये नहीं बताया गया कि वो इनकम कौन सी होगी। 911 में बस आपको बताया गया है टेस्ट, टेस्ट के आधार पे आपको ये क्या करना होगा, एस्टैब्लिश करना होगा कि क्या वो इनकम इन नॉन रेसिडेंट की अक्रू या डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया मानी जा सकती है। तो आपको स्टूडेंट्स टेस्ट दिया गया है 911 के अंदर। आप बोलोगे सर वो टेस्ट क्या है, तो वो टेस्ट है स्टूडेंट्स आपका द बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन। तो ये टेस्ट अल्टीमेटली है पहला। तो अगर उस एनआर का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, अगर उस एनआर का इंडिया में क्या है बिजनेस कनेक्शन है, तो फिर उस केस में क्या होगा, उसकी इनकम मानी जाएगी एज डीम टू हैव अक्रूड और राइज इन इंडिया। उसी तरीके से अगला जो टेस्ट है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये इसको एक कंसिडर करेंगे और बैलेंस वाले को आप अलग से क्या करें, इसको कंसिडर करना। ये देखो इनको आप अलग से करो और आखिरी वाले को अलग से, क्योंकि वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाला केस है। तो इसको 3 हिस्सों में तोड़ देना चाहिए हमेशा 911 को। तो पहले वाले केस में 911 में क्या है कि एक कोई भी इनकम नॉन रेसिडेंट की इंडिया में अक्रू या डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया मानी जाती है इफ इट इज ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इफ इट इज ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, द बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया।
ठीक है। दूसरा है, अगर उस नॉन रेसिडेंट की क्या है, एसेट, प्रॉपर्टी या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, एसेट, प्रॉपर्टी या सोर्स ऑफ इनकम अगर वो उसकी इंडिया में है, तो उसके आधार पे भी, उसी के आधार पे भी ये माना जाएगा स्टूडेंट्स कि द नॉन रेसिडेंट हैज गॉट an income which is deemed to have accrued or rise in India। तो पहला टेस्ट है बिजनेस कनेक्शन वाली टेस्ट, वो अगर इंडिया में है तो फिर एनआर की इनकम इंडिया में मानी जाएगी, या फिर एसेट, प्रॉपर्टी या सोर्स अगर उस एनआर के इंडिया में है तो उसके आधार पे भी क्या होगा, द इनकम विल बी डीम्ड टू हैव अक्रूड और राइज इन इंडिया। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है कि अगर एनआर क्या करता है, एक ट्रांसफर करता है ऑफ अ कैपिटल एसेट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, एनआर ट्रांसफर करता है the capital asset which is situated in India, then in that case also the income would be deemed to have accrued or rise in India। Did you all got this one? Did you all got this one? तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं जल्दी, जैसे कि एसेट या बिजनेस कनेक्शन एनआर की इंडिया में कब मानी जाएगी, एसेट या बिजनेस कनेक्शन एनआर की इंडिया में कब मानी जाएगी। स्टूडेंट, बिफोर नाउ वी शुड प्रोसीड फर्दर, एक बस चीज आपको मैं बता दूं, आगे बढ़ने के पहले बस एक चीज आप लोग ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, एक बार ये तय हो जाता है कि एनआर की इनकम, एक बार ये तय हो जाता है कि एनआर की इनकम ये अक्रू या डीम टू हैव अक्रूड और राइज इन इंडिया बनती है, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या करना होगा, जो पेयर है उस अमाउंट का, चाहे वो पेयर कोई भी हो, कोई भी हो का मतलब रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट हो सकता है, डजंट मैटर, चाहे वो पेयर कोई भी हो, उस पेयर को 195 के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। 195 के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है, अनलेस वो टीडीएस वाला सेक्शन 192 का है या कुछ अदर स्पेसिफाइड सेक्शन जैसे कि 194 एलबी एलसी, ये सेक्शन है जहां पे टीडीएस अलग से डिडक्ट होते हैं, वो हटा दो फिलहाल के लिए। जनरली तो एनआर का जो टीडीएस डिडक्ट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ सेक्शन 195। तो बस आपको क्या देखना है कि जो रिसिपिएंट एनआर है, अगर उसके हाथ में ये इनकम चार्ज है अंडर द एक्ट, उसके हाथ में ये इनकम चार्ज हो रहा है अंडर द एक्ट, तो फिर पेयर को भले ही वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, पेयर भले ही वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, उसे पेमेंट के समय क्या टीडीएस अंडर 195 क्या डिडक्ट करना जरूरी है? एंड द आंसर इज यस। एंड द आंसर इज यस। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये चीज है, आप लोग प्लीज ध्यान रखना। अच्छा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे सीधे तरीके से, क्वेश्चन आ रहा है उल्टे तरीके से, और फिर आप सीधे उल्टे के चक्कर में आपको चक्कर आ जाता है एग्जामिनेशन में, तो आपको इसलिए बचाना जरूरी पड़ जाता है, isn't it? चलिए स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में पहले देखते हैं बिजनेस कनेक्शन कब नॉन रेसिडेंट की मानी जाएगी। तो डेफिनेशन अगर आप देखो ना बिजनेस कनेक्शन का स्टूडेंट्स, तो यहां पर इन्होंने बिजनेस कनेक्शन को इंक्लूसिव तरीके से डिफाइन कर दिया है। यहां पे बिजनेस कनेक्शन को उन्होंने इंक्लूसिव तरीके से डिफाइन किया गया है। तो बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड एंड द बिजनेस कनेक्शन एक्सक्लूड, ये इस तरीके से इंक्लूसिव तरीके से एज वेल एज एक्सक्लूसिव तरीके से क्या है, बिजनेस कनेक्शन को डिफाइन कर दिया गया है। तो आप बोलोगे सर बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड्स व्हाट, कैसे उन्होंने इंक्लूसिव तरीके से किया है स्टूडेंट्स? तो देख रहे हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को स्टूडेंट बस ध्यान रखना, ये वाला पैराग्राफ सबसे क्रिटिकल, सबसे ऐतिहासिक यही है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोग भी कलर वो हाइलाइटर लेके चलना चार्ट में, कुछ कुछ टर्म्स है क्रिटिकल जो जो मैं हाईलाइट करवाता रहूंगा, आप भी हाईलाइट करते रहे। जैसे कि स्टूडेंट्स ये हैबिचुअली प्लेस द प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इस फ्रेज को तो आप स्टूडेंट्स याद ही रख के चलना। यहां पे जो बिजनेस कनेक्शन है इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड में कौन है, यहां पे एक पॉइंट बस आप लोग लिख लो स्टूडेंट्स, यहां पे इट इंक्लूड एंड इट इंक्लूड्स an agent who mainly or wholly on behalf of the non-resident
मेनली और होलली ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट, ठीक है ना। क्या कर रहा है मेनली और होलली ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट? ही इज हैबिचुअली प्लेज द प्रिंसिपल रोल विच लीड्स टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको याद है बताया भी था कि देखो एक ऐसा बंदा है आपका इंडिया में जो कि क्या करता है, वो आपके लिए बायर ढूंढता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट करता है उन सारे बायर से, और फिर बाद में A to Z वो क्या कर देगा, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज कर देगा। लेकिन जब एग्रीमेंट साइन करने की बारी आती है ना, तो नॉन रेसिडेंट उसको सीन से हटा देता है, और एक्चुअली फिर कंक्लूड जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो नॉन रेसिडेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो एक्चुअल कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट is done by the non-resident. लेकिन what the role of that agent is in India? That agent is playing a principal role which leads to the conclusion of the contract in India. तो ये important नहीं है कि agent क्या वो contract को conclude कर रहा है या नहीं. What is therefore important is whether that agent is playing a principal role which leads to the conclusion of the contract or not. तो ये चीज आपको देखना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये इसी वजह से ये पॉइंट यहाँ पे बनाई गई है। सो हैबिचुअली प्लेज द प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द नॉन रेसिडेंट। चले, तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि वो बताएंगे आपको इस तरीके से कि वो खुद साइन नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लेकिन वो महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है जिससे क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो रहे हैं इंडिया में नॉन रेसिडेंट्स के। तो ऐसा योगदान भी क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट का बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा। आर यू गेटिंग दिस वन? तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। सेकंड में अगर आप देखोगे इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स, ये तो नॉर्मल स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड इजी है, वो तो नॉर्मल है कि एजेंट जो है वो इंडिया में कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नॉन रेसिडेंट का गुड्स को स्टॉक कर रहा है और उसको डिलीवर कर रहा है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉन रेसिडेंट। तो सेकंड बॉक्स में जो नॉन रेसिडेंट को एक्चुअल जिसकी रोल है वो है सिर्फ एनआर का गुड्स को स्टॉक करना और उसकी डिलीवरी करवाना एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉन रेसिडेंट। तो अगर आपका ऐसा भी कोई बंदा है, ऐसा भी कोई अगर एजेंट है इंडिया में, तो उससे भी एनआर को क्या मिलती है इंडिया में, बिजनेस कनेक्शन मिल जाती है इंडिया में। बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स। और आखिरी में एनी एजेंट हु mainly or wholly on behalf of the non-resident is habitually securing the order in India. Is habitually securing the order in India. Did you all got this one? Very good students, congratulations. चलिए अब आपने ये चीजें समझ ली है। उसी साथ साथ में स्टूडेंट्स क्या है, बिजनेस कनेक्शन को एक्सक्लूड किया जाता है विद द फॉलोइंग। यहां पर स्टूडेंट्स आपको बताना बहुत जरूरी होगा एक टर्म जो कि आप हाईलाइट करते चलेंगे। अब बोले सर कौन सा है? जैसे कि ऑपरेशन विच इज कन्फाइंड टू, कन्फाइंड ये जो वर्ड है ना, इसको आप हाईलाइट कर लेना। कन्फाइंड हर जगह पे प्राइमरी ये कन्फाइंड वर्ड आया हुआ है। सम्मान देना सीखो स्टूडेंट्स आप लोग, अब आप सीए बनने जा रहे हो, isn't it? सो स्टूडेंट्स इस केस में excludes what? Operation which is confined to purchase for the purpose of the export. To purchase for the purpose of the export. तो आपने करना क्या है भाई, हम जाते हैं इंडिया में, वहां से स्पाइसेस खरीद लेते हैं, परचेज की जाती है इंडिया से स्टूडेंट्स, isn't it? और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया के बाहर। बस इतना ही करना है आपने। अगर इतना ही अगर आपने किया है तो क्या लगता है, इतने किरदार अगर आप इंडिया में निभाते हो, बस इतना ही किरदार अगर आप इंडिया में निभाते हो, तो क्या उससे आपको बिजनेस कनेक्शन मिल जाएगी, नॉन रेसिडेंट को इंडिया में बिजनेस कनेक्शन मिल जाएगी? ना, आंसर इज नो। बट ध्यान रखना, इससे थोड़ा भी अगर कुछ ज्यादा किरदार अगर आप निभाओगे इंडिया में, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप परचेज के साथ साथ स्टोरेज भी करवा देते हो, ठीक है, ग्रीड बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स। तो इस वजह से अगर परचेज के साथ साथ स्टोरेज भी कर दिया आपने और फिर बाद में एक्सपोर्ट करने करोगे, तो फिर ये एक्सक्लूजन के बेनिफिट से हाथ धो बैठोगे और आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा केयरफुल रहना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है। सिर्फ परचेज तब तो कुछ नहीं, परचेज के साथ साथ थोड़ा भी कुछ और जोड़ दो तो अकॉर्डिंगली एक्सक्लूजन के बेनिफिट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। अब न्यूज और व्यूज, अगर बस उतना ही तक आपका नॉन रेसिडेंट क्या है, इंडिया में न्यूज कलेक्ट करना है आपने, तो उसको भी क्या होगा, न्यूज कलेक्ट करना है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन द सेम आउटसाइड इंडिया, तो उसका भी वो भी केस में आपको
इस एक्सक्लूजन का बेनिफिट मिल जाएगा। थर्ड केस में इंडिया में क्या करने आ रहा है नॉन रेसिडेंट, वो शूटिंग करने के लिए आ रहा है। शूटिंग करने के लिए आओगे सिनेमा फिल्म्स इन इंडिया, तो नॉन रेसिडेंट सिर्फ शूटिंग तक आप कन्फाइन करें अपने आप को, नॉट एन इश्यू। वी विल ऑल्सो नॉट कंसिडर दिस एज अ केस ऑफ अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। और फाइनली स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको काफ़ी लाइटली लिया है, और देखो एग्जामिनेशन में इनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है स्टूडेंट्स। अब बोलो सर किसकी बात कर रहे हो आप, ये जो देख रहे हो लास्ट में, फॉरेन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ द डायमंड्स, बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ द डायमंड्स। तो देखो स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में आया था कि एक फॉरेन कंपनी है हु इज अ डायमंड मर्चेंट है, और उन्होंने वो एक्टिविटी की इंडिया में। क्या है एक्टिविटी इंडिया में? डिस्प्लेड ऑफ द अनकट डायमंड इन द नोटिफाइड जोन। तो उसमें सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन और जो आईसीआई का जो ट्रैप था उसमें फंस गए। उन्होंने ट्रैप में क्वेश्चन में क्या डाल दिया था? डायमंड मर्चेंट का वर्ड इस्तेमाल किया था। अब आप तो समझते ही हो, जब डायमंड मर्चेंट का वर्ड अगर आप और फ्रेज अगर आप इस्तेमाल करोगे तो कैसे बच पाओगे स्टूडेंट्स? नहीं बच पाओगे। एंड दैट एक्जैक्टली इज व्हाट हैज हैपेंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि भाई एक्सक्लूजन का बेनिफिट चाहिए तो आप डायमंड मर्चेंट को ये नहीं दिया गया है बेनिफिट, एक्सक्लूजन का बेनिफिट दिया गया है ओनली टू दैट फॉरेन कंपनी विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग वाले जो कोयले की खदान से, कोयला नहीं ये तो हीरे का खदान है, तो वहीं से तो निकलेगा हीरा, तो वहीं से निकलता है प्राइमरी। तो सिचुएशन आप लोग ध्यान रखना। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये पर्टिकुलर बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट है, ये इंक्लूसिव वाला पॉइंट है, इसको भी आप लाइटली नहीं ले सकते स्टूडेंट्स, नहीं लोगे लाइटली इस पॉइंट को भी। बोलो सर किस पॉइंट की बात कर रहे हो, जरा बस थोड़ा नीचे देख लो, पता चल जाएगा आप लोगों को। पढ़ लो एक बार जल्दी से स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि इट डज नॉट इंक्लूड क्या, ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और अदर एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इंडिपेंडेंट स्टेटस एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब फ्रेंड्स इसमें आप नोटिस करके चलना, आपको मैंने अभी भी क्या बताया, ऊपर आपको कुछ लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि आपका इंडिया में एक ऐसा बंदा है जो मेनली या होलली आप ही के लिए काम करता है। लेकिन अगर आपका इंडिया में ऐसा कोई बंदा है जो कि आपके लिए भी काम करता है, फर्क समझ रहे हो, आपके लिए ही काम करना वर्सेस आपके लिए भी काम करना, isn't it? तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका कोई बंदा है इंडिया में जो आपके लिए भी काम कर रहा है, तो फिर इस सिचुएशन में तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि देन ही इज एक्टिंग इन द इंडिया, बाकियों के लिए काम कर रहा हूं, आप भी आ जाओ अल्टीमेटली कौन रुका, आ जाओ। और फिर कस्टमर आएगा मेरी दुकान में, भाई जिसकी गुड्स उसको लेनी है वो ले लेगा। मैं पिच नहीं कर रहा हूं, प्राइमरली मैं पिचिंग नहीं करूंगा, वो कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, आपकी गुड्स होगी अगर मेरे स्टोर में, मैं दे दूंगा। तो बताओ अगर ऐसा बंदा, अगर आपका इंडिया में अगर ऐसा कोई बंदा इंडिया में है, तो क्या आपका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा? भाई ऐसे टाइप के बंदे से तो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगी। थोड़ा तो आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव बंदे से काम करो जिससे कि इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बने और आपका भी तो इनकम इंडिया में टैक्स हो जाए, isn't it? तो ये सिचुएशन में स्टूडेंट्स, आपने अगर कोई ऐसा एजेंट इंडिया में रखा है जो कि आपके लिए भी काम कर रहा है, तब तो भाई आपकी कोई इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बन रही है। इंतजार रहेगा स्टूडेंट्स कि कब आप ऐसा बंदों को चुने जो कि सिर्फ आपके लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस पार्ट, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स प्रॉफिट एट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इसको? प्रॉफिट एट्रीब्यूशन, ध्यान रखना ये चीज को। सो दिस इज नोन एज प्रॉफिट एट्रीब्यूशन। मतलब कि अगर बिजनेस कनेक्शन पाई जाती है उस नॉन रेसिडेंट की इंडिया में, तो ऐसा नहीं है कि अब नॉन रेसिडेंट के ग्लोबल इनकम पे आप नजर रखोगे, नहीं, उतना ही टुकड़ा उसके प्रॉफिट का विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, वही क्या है, टैक्स की जा सकती है। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स प्रॉफिट एट्रीब्यूशन। चलिए अब ये चीज मैंने कंप्लीट करवा दिया है आप लोग के लिए। विद दैट नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। बोले सर कहाँ लेके चल रहे हो? चलिए जहां आपका मन करे स्टूडेंट्स।
बॉस के पास चलना पसंद करोगे आप? आपको काफी मिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपके बॉस। बस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए, सर उसी का इंतजार है। चलो ठीक है, कम से कम आप में भी तो इच्छा जागी है अपने बॉस से मिलने के लिए, फॉर्म में वापस से जाने के लिए, isn't it? चलिए स्टूडेंट्स, अब पॉइंट नंबर बी में आ जाओ। पॉइंट नंबर बी में 911 देख रहे हो आप लोग, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, यही है स्टूडेंट्स असली गेम, isn't it? अब वैसे तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, मैं हमेशा एक रिचुअल होती है स्टूडेंट्स, वो रिचुअल को निभाते हुए मैं आपको तुरंत के तुरंत एक एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, देखिए अब ये चार्ट बना रहे हो सकता है कि आप कोई और नोटिंग करते रहो किताब में। दो चीजें होंगी स्टूडेंट्स यहाँ पे। देखो, अगर आप नोटिंग कर रहे हो ना, तो अगर आपको लगता है कि यार ये नोट भी मुझे देखना है, तो पेज को बाद में निकाल देना और इसी चार्ट में स्टेपल कर देना, ताकि अपना लास्ट डे का तैयारी पूरी हो जाए। इसी रिवीजन के सिलसिले में रहते हुए आपको अपने लास्ट डे के लिए क्या करना, तैयारी करनी है। दूसरी बात, एमसीक्यू और एमटीपी में जो जो मुद्दे आपको लगते हैं कि यार काफी अच्छा लगा, एक तरीके से मैं हिल गया था, तो उस पे कुछ नोट्स आप अपने बना के रखो और उसको भी कैप्चर कर लेना उसी पर्टिकुलर पेज में। या तो स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करके चिपका दो, या फिर नहीं कर सकते तो बोलो स्टिकी नोट छोटा पड़ता है, एक मुझे पूरा नोट एक पूरा पेज में लिखना पड़ेगा, वो करके आप लेकिन उसको स्टेपल कर देना। ये आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, इसकी कोई दो राय नहीं है। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस में। स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में एक मिनट, इनडायरेक्ट ट्रांसफर पे तो स्टूडेंट्स इस पे एक चीज अब आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाला केस क्या है। इस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखो, अभी तक है ना, एक बार छोटा क्वेश्चन पूछा गया था कुछ, मुझे लगता है नवंबर 19 के अटेम्प्ट में। सो दैट वाज द ओनली क्वेश्चन दैट दे हैव टारगेटेड। एक छोटा क्वेश्चन था, लेकिन एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस पे डेफिनेटली बन सकता है। उसके लिए आप लोग रेडी रहना, मतलब कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन पूछना चाहे या फिर अगर, तो ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। इनफैक्ट अब तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी का जमाना चल गया स्टूडेंट्स, तो यू नेवर नो, इवन इनफैक्ट दे कैन ट्राई दोस पर्टिकुलर, एक कोशिश की जा सकती है उनकी तरफ से कि इंटीग्रेटेड केस स्टडी पे भी दे विल ट्राई टू पुट अक्रॉस सम क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया पता है, अब देखो यहाँ पे चार्ट्स में, अब देखो जैसे आपने क्या करके रखा है, मैंने बताया था ना कि मैंने हर टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट जो होंगे क्वेश्चंस, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन होंगे तो उसको मैंने अपने चार्ट में बना के रखा है। तो देख रहे हो आप लोग, ये बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 2 विच इज फॉलोइंग अप इसकी के कॉन्टेस्ट में, तो ये आपका पेज नंबर है 136 में। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर पे बेहतरीन क्वेश्चन, ये अपने कैप्सूल और कंपाइलर में भी है। तो प्राइमरी मैंने और रेगुलर बैच जो स्टूडेंट्स हैं तो सब किताब में मैंने ये रखा हुआ, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और इसको प्राइमरी ये रखा गया है ना। देखते हैं, पहले समझते हैं स्टूडेंट्स इसको इनडायरेक्ट ट्रांसफर में क्या क्या पॉइंट्स है, जल्दी से एक बार क्विकली रिवाइज करके एंड देन वी विल कंक्लूड दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो इसमें जो आपको दिया गया है, थोड़ा सा केयरफुल रहना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आप सभी लोगों को। सो लेट्स हैव अ लुक। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या होगा, कॉम्बिनेशन आपको मैं बता दूं कि क्या होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसफर। तो यहां पर आपका एक कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि एक इंडिया में मान के चलिए कंपनी का शेयर्स मान के चलो, जिसको इन्वेस्ट किया है किसी एक फॉरेन कंपनी ने, ठीक है ना, लेकिन वो फॉरेन कंपनी को क्या है, वो एक नॉन रेसिडेंट ने, जो भी नॉन रेसिडेंट होगा, उसने उस फॉरेन कंपनी के जरिए क्या किया है, इंडायरेक्ट ट्रांसफर का कंसेप्ट ही वही है कि मैं डायरेक्टली इंडिया में के एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं खुद डायरेक्टली क्या करूं, इंडिया के शेयर्स को या किसी एसेट में अगर इन्वेस्ट कर दूं और फिर मैं उस एसेट या उस शेयर्स को अगर मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तो मैं भले ही नॉन रेसिडेंट हूं और मैं उस ट्रांसफर को कहीं पे भी अगर अंजाम दूंगा, लेकिन क्योंकि वो एक इंडिया का एसेट है, देयरफॉर उस पे जो कैपिटल गेन्स बनेगा वो कैपिटल गेन्स इंडिया में ही अक्रू करेगा। तो अब मैं डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय
मैं किसी एक फॉरेन कंपनी को क्या करूंगा, इनकॉर्पोरेट करूंगा और उसके थ्रू मैं इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो आपने फॉरेन कंपनी को एक जरिया बनाया है टू मेक योर इंडियन इन्वेस्टमेंट। आपने फॉरेन कंपनी को जरिया बनाया है टू मेक द इंडियन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो ऐसी फॉरेन कंपनी का अपना अस्तित्व ही किसके लिए है, टू मेक द इन्वेस्टमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ दिस नॉन रेसिडेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब ये इन्वेस्ट कर रही है कहां पे, इंडियन एसेट्स पे। तो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स पे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि उस इन्वेस्टमेंट के वैल्यू के वजह से क्या उस फॉरेन कंपनी को सब्सटैंशियली अपनी वैल्यू मिल रही है। अगर तो आप कहोगे कि हाँ सर, इंडिया के एसेट की वजह से उस फॉरेन कंपनी को अपनी सब्सटैंशियल वैल्यू मिल रही है। आप बोलोगे ऐसे कैसे मिल सकती है सर, अरे क्यों नहीं मिल सकती है, वो इंडिया एसेट उस फॉरेन कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट साइड का है। अब एसेट साइड में अगर आपका फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ता है तो आपकी अपनी शेयर्स की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। अगर एसेट साइड में उसका फेयर मार्केट वैल्यू अगर बढ़ेगा तो उसकी अपनी शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई व्हाट डिड आई सेड कि अगर उस फॉरेन कंपनी को अपनी वैल्यू सब्सटैंशियली मिल रही है फ्रॉम द इंडियन एसेट, तो फिर ऐसे केस में एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 5 टू सेक्शन 911 बताइए क्या कहा जाता है कि फिर वो फॉरेन कंपनी की अपनी शेयर की लोकेशन, उस फॉरेन कंपनी की अपनी शेयर की लोकेशन बताओ कहां पे मानी जाएगी, इन इंडिया। सो इफ द शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी derive its own value substantially from the Indian asset, then the shares of such foreign company is deemed to be situated in India. And if the shares of the foreign company is deemed to be situated in India, तो उस सिचुएशन में कल अगर वो नॉन रेसिडेंट जो उस फॉरेन कंपनी के जरिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अगर ये कल नॉन रेसिडेंट क्या करेगा, उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स को बेचेगा। वो नॉन रेसिडेंट अगर वो फॉरेन कंपनी के शेयर्स को बेचेगा तो उससे जो कैपिटल गेन्स आएगा, तो वो कैपिटल गेन्स कहां पे अक्रू मानी जाएगी, इन इंडिया। क्यों, क्योंकि उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स की लोकेशन को कहां मानी जा रही है, इन इंडिया। बाय द वे क्यों मानी जा रही है फॉरेन कंपनी के शेयर्स की लोकेशन को इंडिया में, बिकॉज द शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी वो डिराइव कर रही है अपनी खुद की वैल्यू सब्सटैंशियली फ्रॉम द इंडियन एसेट, इस वजह से उसकी लोकेशन इंडिया में मानी जा रही है। अब पूरा खेल क्या है, ये सब्सटैंशियल टेस्ट क्या है और किस दिन पे ये सब्सटैंशियल कंडीशन या सब्सटैंशियल टेस्ट को आजमाया जाएगा। व्हाट इज द सब्सटैंशियल टेस्ट एंड what would be the specified date on which the substantial conditions will be looked upon। substantial test क्या है, ये पहला देखना है। और दूसरी बात क्या थी स्टूडेंट्स, ये टेस्ट किस दिन पे आजमाई जाएगी। तो किस दिन पे आजमाई जाएगी, 2 डेट्स हैं। 2 डेट्स में आपको चुनना पड़ेगा, बताइए जरा जल्दी से वो 2 डेट्स क्या होंगे। एक तो द डेट ऑफ ट्रांसफर है और दूसरा है आपका डेट द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। एक तो क्या है डेट ऑफ ट्रांसफर और दूसरा डेट है आपका लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर तो ये दोनों के डेट के बीच, अगर तो ये 2 डेट के बीच में वो जो फॉरेन कंपनी है उसकी अपनी टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट में 15% के ऊपर इंक्रीमेंट हो गया है, इफ the total book value of the foreign company between these 2 dates has increased by more than 15%। वो 2 डेट फिर से मेरे साथ रिपीट करना स्टूडेंट्स। वो 2 डेट्स कौन से हैं, द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, और उसको कंपेयर किसके साथ आप कर रहे हो, विद द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर मतलब क्या डेट है ट्रांसफर का, द डेट व्हेन द फॉरेन कंपनी शेयर्स हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय द नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो ये 2 डेट में से आपको स्पेसिफाइड डेट का पहले चुनाव करना है। और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप ये पता लगा लें कि लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड द डेट ऑफ ट्रांसफर के बीच में टोटल बुक वैल्यू की बात हो रही है, टोटल बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, टोटल बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द फॉरेन कंपनी, क्या उसमें मोर देन 15% का इंक्रीज हुआ है। अगर तो हुआ है तो फिर आप डेट ऑफ ट्रांसफर को स्पेसिफाइड डेट मानेंगे, अगर नहीं हुआ है तो फिर लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर को स्पेसिफाइड डेट मानी जाएगी। और मैंने क्या बोला था आपको कि स्पेसिफाइड डेट पे आपको देखना होगा, क्या देखना होगा, द सब्सटैंशियल कंडीशन। अब ये सब्सटैंशियल कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है, लेट्स हैव अ लुक। तो सब्सटैंशियल कंडीशन की तरफ आ जाइए स्टूडेंट्स, इन दिस रिगार्ड सब्सटैंशियल कंडीशन की तरफ से